हेलो दोस्तों, आराध्या राइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 62 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 63 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 62 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, और साथ ही दोस्तों आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा वहां पे, तो आप वहां जाकर टेलीग्राम से भी जरूर जुड़े। आराध्या राइस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें मॉडल पेपर नंबर 63। देखिए, ये संशोधित पाठ्यक्रम स्कीम है। 120 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें से 70 प्रश्न है वो जीके के होंगे, 20 प्रश्न हिंदी के, 15 प्रश्न इंग्लिश के और 15 प्रश्न गणित के होंगे। ठीक है, जीके के 70 प्रश्नों का डिवाइडेशन है, उसी अनुसार दोस्तों अपन ये मॉडल पेपर है वो पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, पहला प्रश्न, राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, यहाँ पे पहला कथन देखिए, वर्ष 2001 से 2011 के बीच शहरी क्षेत्रों के लिंगानुपात में 24 महिला प्रति 1000 पुरुषों के बराबर सुधार आया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, अपने को कूट भाषा में उत्तर देना है। ठीक है, पहला कथन इसमें सत्य है। देखिए, मैं बात करूं यहाँ पे 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों शहरी क्षेत्र का जो लिंगानुपात था वो था दोस्तों 890। कितना था? 890। और 2011 में दोस्तों बढ़कर कितना हो गया? 2011 में बढ़कर दोस्तों 914 हो गया। कितना? 914। ठीक है, तो कितना हो गया, कितनी बढ़ोतरी हुई? तो दोस्तों 24 की बढ़ोतरी हुई। तो दोस्तों बिल्कुल सही है अपना पहला कथन। आगे देखिए, 1961 से 2011 के बीच साक्षरता दर में लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। तो दोस्तों ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर अपने को अब कूट भाषा में उत्तर देना है। दोनों के दोनों कथन सत्य है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का कथन है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? बताइए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि RSRTC की स्थापना कौन से वर्ष में की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 1964 में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? शुष्क सागवान वन के लिए सबसे उपयुक्त जिला कौन सा है? तो वो है दोस्तों बांसवाड़ा। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बांसवाड़ा जिले में दोस्तों ये शुष्क सागवान के वन है वो पाए जाते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु कोपेन ने कौन से जलवायु प्रतीकों का समूह दिया? राजस्थान के उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश हेतु कोपेन ने कौन से जलवायु प्रतीकों का समूह दिया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों BWHW। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शुष्क जलवायु प्रदेश है ये। कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास के यानी कि बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती? बताइए दोस्तों, कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती? बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, बेडच दाएं किनारे से मिलती है, गोलवा भी दाएं किनारे से मिलती है, बाजाइन भी दाएं किनारे से मिलती है, यहाँ पर सोड्रा यानी कि सहोदरा ये बाएं किनारे से मिलती है। दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? बताइए, कौन सी नदी संबंधित जिला सुमेलित नहीं है? बताइए। डाई नदी है ये अजमेर में बहती है, बिल्कुल सही है। बाणगंगा नदी ये जयपुर से बहती है, दोस्तों बिल्कुल सही है। कांकरी नदी ये जैसलमेर में बहती है, बिल्कुल सही है। वेत्रक नदी बांसवाड़ा ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों वेत्रक नदी है वो कहां पर बहती है? तो दोस्तों ये डूंगरपुर में बहती है। डूंगरपुर में बहने के बाद दोस्तों ये गुजरात में चली जाती है और फिर साबरमती नदी में मिल जाती है।
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें क्या है? सुमेलित नहीं है। दोस्तों आप सभी के लिए है DS रिजल्ट, DSRESULT.com, DSResult.com की वेबसाइट है वो शुरू की गई है, जिसमें आपको पूरे भारत की सभी भर्ती परीक्षाओं से संबंधित आपको लेटेस्ट न्यूज है वो वहां पर देखने को मिलेगी। तो वहां पर एक बार जरूर विजिट करना। और दोस्तों टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर टेलीग्राम से जरूर जुड़े, वहां पर भी आपको लेटेस्ट न्यूज है वो मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है। वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये विद्यमान है कहां पर है? तो ये अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। अवशिष्ट पर्वतों के रूप में अरावली है वो विद्यमान है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र है जहां आधार चट्टाने सतह पर अनावृतित है? राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान में कौन सा क्षेत्र है जहां आधार चट्टाने सतह पर अनावृत है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो वो है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? ये करवाया था दोस्तों राव बरसिंघाड़ा ने करवाया था। राव बरसिंघाड़ा ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था बूंदी में। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 10 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? कौन सा सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए सावन भादो परियोजना कोटा में है, बिल्कुल सही है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना दोस्तों डूंगरपुर में है, बिल्कुल सही है। सोम कागदर परियोजना उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। परवन लिप्ट नहर परियोजना दोस्तों जयपुर, गलत दे रखा है। ये कहां पर है? तो दोस्तों ये झालावाड़ में है। कहां पर है? झालावाड़ में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 राजस्थान में कब से लागू किया गया? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, राजस्थान में कब से लागू किया गया? तो दोस्तों बताइए कब से लागू किया गया? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये लागू किया गया 1 अगस्त 2007 से। 1 अगस्त 2007 से ये लागू किया गया। नेक्स्ट आगे देखिए, जल संरक्षण का प्रभावी उपाय है। जल संरक्षण का प्रभावी उपाय है वो क्या है? तो दोस्तों जल संरक्षण का प्रभावी उपाय देखिए, परंपरागत जल स्रोतों यथा कुओं, बावड़ियों, जोड़ों, पोखरों आदि का संरक्षण एवं पुनरुद्धार, बिल्कुल सही है। वर्षा जल का नालियों के माध्यम से घरों के टांकों में संग्रहण, बिल्कुल सही है। छोटे छोटे एनीकट व तालाबों का निर्माण व पुरानों का संरक्षण व खुदाई करना, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ये सभी है, ये जल संरक्षण के प्रभावी उपाय हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर है वो क्या थी? तो दोस्तों महिला साक्षरता दर थी, शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, वो थी 70.73%। 70.73%। अगर मैं बात करूं दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र की, अगर यहाँ पे प्रश्न के अंदर ग्रामीण आ जाता, ठीक है, ग्रामीण आ जाता, तो दोस्तों उत्तर क्या होता? तो उत्तर होता दोस्तों 45.8%। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। शहरी क्षेत्र में 70.73% और ग्रामीण क्षेत्र में 45.8%। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण तकनीक है। राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संग्रहण की जो तकनीक है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो तकनीक है कौन सी? तो वो है टाका। क्या है? टाका। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपने देखा होगा दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के अंदर टाके बने होते हैं जिसमें वर्षा का जल है वो संग्रहण किया जाता है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ? दोस्तों बीसलपुर बांध का निर्माण है वो कौन से वर्ष इसका निर्माण कार्य
पूर्ण हुआ था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 में। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर है? बनास नदी में, बनास नदी पर स्थित है और टोंक जिले में है ये। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ तो दोस्तों ये 1972 में लागू हुआ। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1972 में लागू हुआ। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एरिडीसोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। बताइए, ये एरिडीसोल्स है, ये मृदा है और ये राजस्थान के कौन से जलवायु क्षेत्रों में मिलती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये शुष्क जलवायु प्रदेश में मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में झीलें हैं और सूची सेकंड में जिला है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, नवलखा झील कहां पर है? तो दोस्तों नवलखा झील है, ये बूंदी के अंदर है, सभी को पता होगा। तालाबशाही कहां पर है? तो दोस्तों तालाबशाही है, ये धौलपुर में है। कोलायत कहां पर है? तो दोस्तों कोलायत बीकानेर में। और गैब सागर कहां है? तो गैब सागर डूंगरपुर में है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी डी बी ए। सी डी बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी डी बी ए। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मदार बांध कौन सी नदी पर बनाया गया था? मदार बांध कौन सी नदी पर बनाया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये बांध बनाया गया था दोस्तों बेडच नदी पर। कौन सी नदी पर? बेडच नदी पर बनाया गया था ये मदार बांध। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 20 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, राजस्थान की अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करें। आरोही क्रमानुसार अपने को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें तारागढ़, दोस्तों तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 870 मीटर है। कितनी है? 870 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर है। कितनी? 1380 मीटर। कमलनाथ की जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 1001 मीटर। और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है दोस्तों वो है 1055 मीटर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अरावली की जो चोटियां दे रखी है, इनको ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में अपने को क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? तारागढ़, फिर आएगा दोस्तों इसमें कमलनाथ, फिर आएगा इसमें रघुनाथगढ़, फिर आएगा दोस्तों इसमें अचलगढ़। यानी कि अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए सी डी बी। ए सी डी बी कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए, सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अपन दोस्तों भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, दिलवाड़ा स्थित प्रसिद्ध तेजपाल मंदिर अथवा लूणवसई मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? दिलवाड़ा स्थित प्रसिद्ध तेजपाल मंदिर अथवा लूणवसई मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये लेमिनाथ जी को समर्पित है दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है दौसा सवाई माधोपुर से। दौसा सवाई माधोपुर से। तो यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 23 नंबर का प्रश्न है, मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। मध्यकाल में खनगा एक प्रकार का था। तो दोस्तों खनगा एक प्रकार का क्या था? तो दोस्तों ये एक पगड़ी थी दोस्तों खनगा मध्यकाल में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्योहार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को दोस्तों ये सातुड़ी तीज का त्योहार है वो मनाया जाता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मारवाड़ प्रगनारी विगत किसकी रचना है? मारवाड़ प्रगनारी विगत किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है किसकी? तो ये मुणोत नैणसी की रचना है दोस्तों। किसकी? मुणोत नैणसी की ये रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुंशी समृतदान चारण द्वारा अजमेर से 1989 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था? मुंशी समृतदान चारण द्वारा अजमेर से 1989 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसका नाम था राजस्थान समाचार। क्या नाम था? राजस्थान समाचार। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर।
27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? राज प्रमुख का पद समाप्त कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद है वो समाप्त किया गया था और राज्यपाल का पद है वो सर्जित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, 28 नंबर का प्रश्न है, भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल निर्माण की घोषणा किस स्थान पर हुई थी? तो दोस्तों ये रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी, रेवाड़ी में हुई थी दोस्तों ये घोषणा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, वह समाचार पत्र है जिसने बूंदी कृषक आंदोलन का समर्थन, प्रचार तथा प्रसार किया, वह कौन सा था? वह समाचार पत्र है जिसने बूंदी किसान आंदोलन का समर्थन, प्रचार और प्रसार किया था। तो दोस्तों उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर को विजिट किया था? राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर को विजिट किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1453 ईस्वी को दोस्तों मंडोर जीता था राव जोधा ने। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 31 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया था? औरंगजेब द्वारा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1669 ईस्वी में। 1669 सॉरी 1679 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से अपने को सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ है राजस्थानी पद्य काव्य रचना है, दूसरी तरफ है साहित्य का प्रकार दे रखा है। दूसरी तरफ है साहित्य का प्रकार दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें नृत्य संगीत मूलक काव्य, नृत्य संगीत है मूलक काव्य, ये साहित्य का कौन सा प्रकार है बताइए? देखिए ये यहाँ पर साहित्य बताइए कौन सा साहित्य है? तो दोस्तों वो है इसमें चरचरी। कौन सा है? चरचरी। और चरित्र मूलक काव्य, चरित्र मूलक काव्य तो वो है दोस्तों हरिपिंगल। और दोस्तों मंगल मूलक काव्य वो है दोस्तों इसमें धवल, ये साहित्य का प्रकार है। और प्रेम मूलक काव्य तो वो है बिसल देव रासो। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा CADB। CADB इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ये प्रश्न आपने नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, परीक्षा के अंदर 10% प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आप उनको कर ही नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों पब्लिक ज्यादा है तो भीड़ कम करने के लिए 10% प्रश्न है वो ऐसे डालने पड़ेंगे। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 33 नंबर का प्रश्न है। देखिए, दुतई, गदर, कानो एवं मिर्जाई किससे संबंधित है? तो बताइए ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों, ये अंगरखी के प्रकार है दोस्तों, ये अंगरखी से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अंगरखी। आगे देखिए, ऐसा लोकवाद्य यंत्र है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। ऐसा लोकवाद्य यंत्र है जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें रावण हत्था। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा रावण हत्था। 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, उस स्वतंत्रता का नाम बताइए, उस स्वतंत्रता का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की। उस स्वतंत्रता का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है माणक्यलाल वर्मा। माणक्यलाल वर्मा। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अलवर। अलवर जिले में है दोस्तों ये, ठीक है, धौलागढ़ देवी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा वो है बिश्नोई। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बिश्नोई संप्रदाय या बिश्नोई धर्म। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है?
तो दोस्तों बिलाड़ा में कौन सी देवी का प्रमुख मंदिर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों आई माता का मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, आगीबाण समाचार पत्र के संपादक कौन थे? आगीबाण समाचार पत्र के संपादक है वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा, वो है जयनारायण व्यास थे दोस्तों, आगीबाण समाचार पत्र के संपादक। और ये दोस्तों ब्यावर से प्रकाशित होता था। कहां से प्रकाशित होता था? ब्यावर से प्रकाशित होता था। 1932 में प्रकाशित हुआ था दोस्तों ये, और ये प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित रियासत राज्य सुमेलित नहीं है? देखिए, मीठालाल व्यास का संबंध जैसलमेर से था, बिल्कुल सही है। किशनलाल जोशी का संबंध भरतपुर से था, बिल्कुल सही है। पंडित हरिनारायण शर्मा का संबंध अलवर से था, बिल्कुल सही है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी का संबंध है वो कोटा से नहीं था, तो कहां से था? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा से था इनका संबंध, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, भाग 3 के अंदर अपन राजस्थान पॉलिटी से संबंधित है 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए, मुख्यमंत्री होता है, बिल्कुल होता है। विपक्ष का नेता भी होता है। मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक कैबिनेट मंत्री भी होता है, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होता दोस्तों। इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? राजस्थान में शासन सचिवालय की जो स्थापना है वो दोस्तों अप्रैल 1949 में हुई। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अप्रैल 1949 में। आगे देखिए, 43 नंबर प्रश्न है, जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है कौन करता है? जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला प्रमुख। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिला प्रमुख। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन मौलिक कर्तव्यों के विषय में गलत है? कौन सा या कौन से कथन है मौलिक कर्तव्यों के विषय में गलत है? वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, अपने को यहाँ पर आप देख सकते हैं कूट भाषा में उत्तर देना है, ठीक है। कूट भाषा में उत्तर देना है। मौलिक कर्तव्यों के विषय में गलत कथन को पहचानना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्वभावतः अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 51(1) की शुरुआत ने एक ठोस राष्ट्रीय चरित्र और मजबूत सद्भाव के लिए मजबूत आधार तैयार किया, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। चौथा देखिए, इसमें 78वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो ये केवल और केवल चौथा है वो इसमें क्या है, गलत है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल 4। नेक्स्ट आगे देखिए, 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में दोस्तों सही नहीं है? वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, ये प्रकृति के सकारात्मक होते हैं क्योंकि राज्यों को कुछ मामलों में इनकी आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। इसलिए ये निजी और व्यक्तिपरक है, ये लाइन गलत हो जाएगा दोस्तों। इसलिए ये निजी और व्यक्तिपरक है दोस्तों। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो दोस्तों ये सार्वजनिक हितों और सामाजिक कल्याण के लिए होते हैं, तो ये निजी नहीं होते दोस्तों। तो ये अपना ये वाली लाइन है वो गलत हो जाएगी। इसलिए दोस्तों अपना तीसरा नंबर का ऑप्शन ही पूरा गलत हो जाएगा। इन पर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सॉरी, अब अपन भाग 4 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इसमें
राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के त्यागपत्र के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान विधानसभा का अगर कोई सदस्य त्यागपत्र देता है उसके संबंध में दोस्तों एक कथन है। देखिए, कोई सदस्य जो सदन में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अध्यक्ष को सूचित करेगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखिए, यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थित होकर त्यागपत्र सौंपता है और सूचित करता है कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है और अध्यक्ष के पास उसके विपरीत कोई सूचना या ज्ञान नहीं है, अध्यक्ष तुरंत त्यागपत्र स्वीकार कर सकता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, यदि अध्यक्ष को त्यागपत्र पोस्ट अथवा किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त होता है, अध्यक्ष स्वयं की संतुष्टि के लिए कि त्यागपत्र स्वैच्छिक और असली है जांच करवा सकता है जैसा वह उचित समझे, बिल्कुल सही बात है। कोई सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपने के 30 दिनों के भीतर अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपने को असत्य कथन बताना था, 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति है वो किसके पास में है? तो दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास में है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 48 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? बताइए, किसे राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है किसे? तो दोस्तों देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति। तो दोस्तों इन तीनों की नियुक्ति है वो राज्यपाल कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 49 नंबर का प्रश्न है, संविधान में न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहां से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो कहां से ली गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है, बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। ठीक है, कूट भाषा में उत्तर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का एक संविधान बनाया था। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात शामिल थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तीसरा देखिए, 1931 में कराची अधिवेशन में भी संविधान की एक रूपरेखा रखी गई थी। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें तीनों के तीनों कथन है वो इसमें क्या है? सत्य है। बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। तो इसमें तीनों कथन है वो सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो निरंतर आपके पास में पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। देखिए, अब अपन दोस्तों भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षियां स्रावित करती है? कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षियां स्रावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी लिम्बोसाइट। बी लिम्बोसाइट 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 52 नंबर का प्रश्न है, एक आनुवंशिक कूट द्वारा एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोडित किया जाता है। आनुवंशिक कूट के इस विशिष्ट लक्षणों को कहा जाता है। एक आनुवंशिक कूट द्वारा एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोडित किया जाता है। आनुवंशिक कूट के इस विशिष्ट लक्षणों को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको स्पष्टता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पष्टता। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, चंद्र सतह पर एक पर्यवेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। तो दिन के समय आकाश है वो दोस्तों काला दिखाई देगा। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, काला दिखाई देगा।
54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, तो दोस्तों वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों Cu+2, Ag+2 और Au+2। तो दोस्तों यहाँ पर नहीं 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 नहीं, ये होगा दोस्तों इसमें Cu+2, Ag+ और Au+3। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पिन चुभने पर हम अचानक अपना हाथ हटा लेते हैं, इस प्रतिक्रिया की वजह क्या है? पिन चुभने पर हम अचानक अपना हाथ हटा लेते हैं, इस प्रक्रिया की वजह है, तो वो बताइए कौन सी प्रक्रिया, कौन सी प्रतिक्रिया की वजह से अपना हाथ है वो पीछे हटा लेते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रिफ्लेक्स क्रिया के अंतर्गत। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर अपन भाग 6 के अंदर करंट अफेयर्स यानी कि भारतीय करंट अफेयर्स से संबंधित है 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें 56 नंबर का प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती को सम्मानित किया गया है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक उद्देश्य नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक उद्देश्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, पारिवारिक आय में कमी लाना, ये इसका उद्देश्य नहीं है दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो बताइए कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये पटना में आयोजित किया गया। कहाँ पर? पटना में। नेक्स्ट आगे देखिए, 59 नंबर प्रश्न, भारत सरकार के 2023-24 के केंद्रीय बजट में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सा या कौन सी स्कीम या पैकेज प्रोग्राम पेश किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है पीएम विकास पैकेज प्रोग्राम पेश किया गया था। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के वर्तमान गवर्नर का नाम है, राजस्थान के वर्तमान गवर्नर का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब अपन राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे भाग 7 के अंदर। ठीक है, देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए खिलाड़ियों में से राजस्थान राज्य से किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? बताइए, नीचे दिए गए खिलाड़ियों में से राजस्थान राज्य से किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, किसने किया था? तो महेश्वरी चौहान ने किया था दोस्तों। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महेश्वरी चौहान ने। आगे देखिए, 62 नंबर का प्रश्न है, देखिए हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए मेडिकल पर्यटन हेतु द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक उपचार देखभाल क्रियाओं के लिए क्षेत्र का विकास करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है हील इन राजस्थान का। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा गांव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 का विजेता है? राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा गांव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 का विजेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देवमाली। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा देवमाली। आगे देखिए, एसोप फॉरेस्ट ब्लॉक शाहपुरा राजस्थान में किसके संरक्षण रिजर्व के रूप में विकसित किया गया है? बताइए, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ब्लैक बक के संरक्षण के लिए दोस्तों ये कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया गया है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 65 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने जुलाई 2024 में राजस्थान सरकार का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया? तो दोस्तों वार्षिक बजट है वो उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब दोस्तों अपन है वो भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पावर पॉइंट में किस टैब से स्लाइड का ट्रांजिशन और एनिमेशन प्रतिबंधित किए जाते हैं। पावर पॉइंट में किस टैब से स्लाइड का ट्रांजिशन और एनिमेशन प्रतिबंधित किए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए कौन सा, तो वो है एनिमेशन। तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एनिमेशन। यहाँ पर देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, HTTPS शब्द का क्या अर्थ है, पूर्ण नाम क्या है HTTPS। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 69 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए एमएस वर्ड को कौन सी फाइल शुरू करती है, एमएस वर्ड को कौन सी फाइल शुरू करती है। राइट आंसर हो जाएगा winword.exe, winword.exe। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला के हर एक अक्षर, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला के हर एक अक्षर, प्रत्येक संख्या और प्रत्येक दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला अक्षर के हर एक अक्षर, प्रत्येक संख्या और दोस्तों प्रत्येक स्पेशल कैरेक्टर यानी कि विशेष वर्ण के अद्वितीयक संयोजन से बना है। एक बार फिर से देखिए इस प्रश्न को, बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला के हर एक अक्षर प्रत्येक संख्या के प्रत्येक स्पेशल कैरेक्टर के अद्वितीयक संयोजन से बना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 8 बिट से। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 8 बिट से। दोस्तों अब अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जरूर मिलेगा, तो आप वहां जाकर टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। वहां पर आपको दोस्तों पीडीएफ वगैरह, ठीक है, कुछ भी न्यूज है वो भी दोस्तों आपको वहां पर मिल जाएगी, भर्ती से संबंधित न्यूज। और दोस्तों जो ये सिलेबस है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, ये भी आपको दोस्तों वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप एक बार सभी के सभी हैं वो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। देखिए यहाँ पे अब अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा कथन असंगत है, कौन सा कथन असंगत है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए सरकारी कार्यालयों द्वारा सामान आपूर्ति, निर्माण कार्य आदि के लिए कार्य संपन्न करने वाले विद्यार्थियों या कार्य संपन्न करने वाले व्यक्तियों या प्रतिष्ठानों को समाचार पत्र के माध्यम से जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा कहते हैं, यानी कि टेंडर कहते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए सरकारी प्रतिष्ठान ही निविदा जारी कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। सरकारी प्रतिष्ठान जरूरी नहीं है, निजी संस्थान भी दोस्तों ये जारी कर सकते हैं। टेंडर है वो निजी संस्थान भी जारी कर सकते हैं, सरकारी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपना इसमें गलत हो जाएगा दूसरा नंबर का। आगे देखिए निविदा में अनुमानित राशि एवं कार्य का विवरण देना आवश्यक होता है, बिल्कुल सही है। निविदा में क्रमांक तथा जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम आवश्यक होता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे असंगत कौन सा है, तो दूसरा नंबर का असंगत है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 72 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द के सामने उसका उचित हिंदी समानार्थक शब्द नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, देखिए टंगीबल। दोस्तों टंगीबल का मतलब होता है मूर्त, क्या होता है, मूर्त होता है। यहाँ पे अमूर्त लिख रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपना 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बाकी तीनों है वो इसमें क्या है, सही है। आगे देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ क्या है, तो दोस्तों वो है अन्य से भिन्न होना, अन्य से भिन्न होना। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
74 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हेतु हेतु मदभूत काल का उदाहरण कौन सा है? हेतु हेतु मदभूत काल का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों वो है समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती, समय पर चलते तो गाड़ी मिल जाती है। ये हेतु हेतु मदभूत काल का क्या है? उदाहरण है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो दोस्तों शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, दरअसल वह आया ही नहीं, दरअसल वह आया ही नहीं, ये दोस्तों क्या है? ये शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, किरीट, अतियुक्ति और प्रागैतिहासिक, ये दोस्तों तीनों शब्द यहाँ पर चौथे नंबर के ऑप्शन में दे रखे हैं। ये तीनों शब्द दोस्तों शुद्ध है। 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 77 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनना है। दोस्तों देखिए, जिसे सॉरी जो कठिनता से भेदा जा सके, दुर्भेद्य, दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है। जिसे लांघना कठिन हो, दुर्लंघे, बिल्कुल सही है। जिसका रंग ढंग अच्छा न हो, दुर्ललित, दोस्तों बिल्कुल सही है। जिसे समझना कठिन न हो, जिसे समझना कठिन न हो, अबोध्य, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों जिसे समझना कठिन न हो, उसके लिए दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द है दुष्कर। क्या है? दुष्कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न है, उन्मुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम शब्द, तो हो जाएगा विलोम। विलोम हो जाएगा विमुख। उन्मुख का हो जाएगा विमुख। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है? उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कर्कश मधुर, कर्कश मधुर, ये दोस्तों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। अनिवार्य का दोस्तों विलोम होता है वैकल्पिक, आवश्यक इसमें गलत दे रखा है। जटिल का होता है दोस्तों सरल, कुटिल इसमें गलत दे रखा है। और संधि का दोस्तों होता है विग्रह, तो यहाँ पे समास है वो गलत दे रखा है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 80 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? अर्जुन का पर्यायवाची दोस्तों कौन सा नहीं है? धनंजय है, पार्थ है, कौन्तेय है, ये तीनों दोस्तों अर्जुन के पर्यायवाची हैं। एकलव्य, दोस्तों एकलव्य के पर्यायवाची दोस्तों शब्द गुरु भक्त हो जाएगा। एकलव्य एक धनुधर था, तो इसको धनुधर भी कहते हैं एकलव्य को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 81 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची हैं? सभी शब्द माता के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए, इसमें प्रसू, अंबिका और जननी, प्रसू, अंबिका और जननी, ये तीनों शब्द हैं वो दोस्तों माता के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 82 नंबर का प्रश्न है, दैनिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? दोस्तों दैनिक शब्द में मूल और प्रत्यय कौन सा है? मूल शब्द और प्रत्यय, तो दोस्तों मूल शब्द हो जाएगा इसमें दिन, और इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही। 83 नंबर प्रश्न है, असंगत विकल्प को अपने को क्या करना है? चुनना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए असंगत विकल्प को चुनना है। यहाँ पर देखिए सौष्ठव, सौष्ठव है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, सु प्लस अस्तु प्लस है, ये इसमें गलत दे रखा है। बाकी दोस्तों देखिए अभि प्लस नी प्लस आस, अभिन्यास, अभि प्लस वी प्लस आपती, अभिव्याप्ति, अनुस प्लस स प्लस अंग प्लस इक, आनुषंगिक, तो दोस्तों ये इसमें बाकी सब सही दे रखे हैं। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? सिर्फ एक का ही सही है दोस्तों, वो है दोस्तों चिदाभास, यानी कि चित प्लस आभास, व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है। ये इसमें 1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी स्वल्प का होता है संधि विच्छेद सु प्लस अल्प, यहाँ पे सव दे रखा है, गलत हो जाएगा। पित्र आ गया, पितृ प्लस आ गया, तो यहाँ पर ये पित्र है वो गलत दे रखा है। सदाचार, तो दोस्तों सदाचार का संधि विच्छेद होता है सत प्लस आचार, क्या होता है? सत प्लस आचार। ठीक है, यहाँ पे सदा दे रखा है, गलत है। इसमें एक ही सही है, 1 नंबर ऑप्शन सही। 85 नंबर का प्रश्न है, संपत्ति शब्द का संधि उदाहरण है? तो दोस्तों संपत्ति का संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस पति, सम प्लस पति। व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों, यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
86 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फारसी शब्द नहीं है। बताइए फारसी शब्द कौन सा नहीं है दोस्तों? फारसी शब्द कौन सा नहीं है? तो दोस्तों देखिए आबरू, आवारा और चश्मा, ये तीनों है वो फारसी शब्द है। यहाँ पर जो ये इलाज है ये दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, किसका है? अरबी भाषा का शब्द। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए पीड़ित, दयनीय। पीड़ित, दयनीय। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पीड़ित, दयनीय। 88 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है तो वो कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, ये क्या है? तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, लिखवाता है। ठीक है, ये तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। आगे देखिए, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? बताइए प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर कौन को क्या क्या आता है? तो दोस्तों कौन, कैसे, क्या, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के अंदर ही आते हैं। तुम नहीं आता, तो यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है वो है दोस्तों इसमें शीघ्रता। क्या हो जाएगा? शीघ्रता। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें शीघ्र है वो क्रिया विशेषण है और इससे बनी भाववाचक संज्ञा, इसमें ता प्रत्यय जोड़ा गया है, तो इसमें दोस्तों ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे अपने को पंक्चुएशन मार्क लगाना है कि कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों व्हाट वाज आई डूइंग, सॉरी देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, व्हाट वाज आई गोइंग टू बी। व्हाट वाज आई गोइंग टू बी, बताइए मैं क्या करने जा रहा था। तो यहाँ पर इसके आगे तो दोस्तों बताइए कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा, कौन सा चिन्ह लगेगा? तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे देखिए पिक आउट द करेक्ट ट्रांसलेशन। दोस्तों अपने को हिंदी ट्रांसलेट करके बतानी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इंग्लिश सेंटेंस दे रखा है, क्लाइमेट चेंज इज ए सीरियस चैलेंज टू ह्यूमन वेलबींग। बताइए इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा इसमें कौन सा? तो वो हो जाएगा जलवायु परिवर्तन मानव कल्याण के लिए एक गंभीर चुनौती है। जलवायु परिवर्तन मानव कल्याण के लिए एक गंभीर चुनौती है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 93 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं ये आई है। ठीक है, आई मस्ट अपोलाइज, आई मस्ट अपोलाइज बीइंग लेट, माई कार ब्रोक डाउन। बताइए अपने को खालिस्तान भरना है। खालिस्तान अपोलाइज, अपोलोजाइज के बाद में देखिए खालिस्तान है, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा दोस्तों फॉर बीइंग लेट। फॉर बीइंग लेट आएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन सही। 94 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक विथ द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। खालिस्तान भरना है। आई एम नॉट वेरी क्लेवर कुकिंग, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 कुकिंग आएगा इसमें। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 8 कुकिंग। नेक्स्ट है 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू बी टू फिल इन द ब्लैंक। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें देखिए हिज फादर इज एमएलए, हिज फादर इज एमएलए, तो यहाँ पर एन एमएलए आएगा, एन एमएलए। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 96 नंबर का प्रश्न है, ऑफ व्हाट ही सेड वाज वेरी सेंसिबल। बताइए क्या आएगा खालिस्तान में? दोस्तों इसमें आएगा मच ऑफ, क्या आएगा? मच ऑफ व्हाट ही सेड वाज वेरी सेंसिबल। तो दोस्तों सेंसिबल, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे देखिए रेड, नेस, हुड। ठीक है, ये पढ़ते हैं। यहाँ पर एल वाई की जगह दोस्तों इसमें देखिए इसमें क्या आना चाहिए था? इसमें लाइक आना चाहिए था दोस्तों। क्या आना चाहिए था? लाइक। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। बताना है कि अपने को इनमें से कौन सा सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पे सी रबड
हर आइज हार्ड। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सेंटेंस है वो दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न है, चेंज द असर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव। चेंज टू असर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव, नेगेटिव बनाना है। यहाँ पर देखिए आई वाज डाउटफुल ऑफ योर सिंसिरिटी। तो दोस्तों आई वाज डाउटफुल ऑफ योर सिंसिरिटी, इसका दोस्तों नेगेटिव बनाना है। क्या बनेगा नेगेटिव? तो दोस्तों आई वाज नॉट श्योर ऑफ योर सिंसिरिटी। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हिज फादर सेज, हिज फादर सेज सो एंड हिज फादर सेज सो एंड स्टडी विन द रेस। चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। हिज फादर सेज दोस्तों स्लो एंड स्टडी विन द रेस। चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। बताइए इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो यहाँ पे हो जाएगा हिज फादर सेज दैट सो एंड स्टडी विन द रेस। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 101 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस। यहाँ पर देखिए सी सेड हुज द बेस्ट प्लेयर, हुज द बेस्ट प्लेयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। ठीक है, तो सी आस्क्ड मी हु वाज द बेस्ट प्लेयर। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 102 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एक्टिव पैसिव। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विल दे कंप्लीट इट इन ए मंथ, विल दे कंप्लीट इट इन ए मंथ, विल इट इन ए मंथ। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा, विल इट इन ए मंथ। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी कंप्लीटेड आ जाएगा, बी कंप्लीटेड। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। 103 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए he looked after the children well, he looked after the children well, which of the following is correct passive voice। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें द चिल्ड्रन वर वेल लुक्ड आफ्टर। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 104 नंबर का प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखिए व्हेन द प्राइम मिनिस्टर, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर द होल द ऑर्केस्ट्रा स्टार्टेड प्लेइंग द नेशनल एंथम। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा, इसमें आएगा दोस्तों एंटर्ड आएगा। क्या जाएगा यानी कि जब प्रधानमंत्री आया तब दोस्तों ऑर्केस्ट्रा पे नेशनल एंथम शुरू हुआ। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस। खालिस्तान भरना है टेंस का प्रयोग करते हुए। हाउ लॉन्ग लर्निंग इंग्लिश, हाउ लॉन्ग लर्निंग इंग्लिश। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हैज यू बीन, हैज यू बीन। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए भाग 11 के अंदर दोस्तों अब अपन गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया या व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग ए ने लगाया तथा बी ने उतनी ही पूंजी लगाई जितनी की ए और सी ने मिलकर लगाई। वर्ष के अंत में लाभ 18,000 रुपये हुआ, तो लाभ में से सी का भाग कितना होगा? तो सी का भाग है वो कितना होगा? दोस्तों यहां पर देखिए कुल पूंजी का दोस्तों 1/3 भाग लगाया किसने? ए ने। ठीक है, तो दोस्तों ए ने पूंजी कितनी लगाई? तो दोस्तों 1/3, ए ने दोस्तों 1/3 भाग पूंजी लगाई। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, बी बराबर यानी कि बी की पूंजी बराबर ए की पूंजी प्लस सी की पूंजी। तो दोस्तों यहाँ पर बी की पूंजी, बी की पूंजी संपूर्ण पूंजी का दोस्तों क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे बी की पूंजी हो जाएगी दोस्तों 1/2 और सी की पूंजी भी क्या हो जाएगी दोस्तों 1/2। सॉरी, ए और बी और सी की पूंजी, बी और सी की पूंजी है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी 1/2। बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 1/2।
2। ठीक है, अब दोस्तों अपने को देखिए सी की पूंजी निकालनी है। तो देखिए इसमें सी की पूंजी निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 1/2 माइनस 1/3 कर देंगे तो सी की पूंजी निकल आ जाएगी। कितनी निकल आएगी? तो दोस्तों यहाँ पर 1/6। ठीक है, 1/6। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लाभ कितना है? 18,000। तो सीधा सा है 18,000 में 6 का भाग दे दीजिए। 18,000 में 6 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 3,000। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, 0.36 तथा 0.48 का तृतीयानुपाती कितना होगा? तृतीयानुपाती कितना होगा? इसको अपन दोस्तों ऐसे लिखेंगे, 0.36 अनुपात दोस्तों 0.48, 0.48 फिर समानुपात, फिर 0.48 फिर अनुपात, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर तृतीयानुपाती ज्ञात करना है तो मध्य पदों का गुणनफल बटे बाह्य पदों का गुणनफल, तो 0.48 इंटू 0.48 बटे 0.36 है। ठीक है, बस इसको काट लीजिए। इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? 0.64। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ऑप्शन सही। 108 नंबर का प्रश्न है, 8,690 रुपए पर 2 वर्षों में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर कितना होगा? साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है वो कितना होगा? तो दोस्तों 8,690 का 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? 8,690 इंटू 8% है तो यहाँ पे 8 इंटू 2 बटे 100 कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये 0 से ये 0 कट गया और ये 2 से दोस्तों ये 5 बार कट गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 869 इंटू 8 बटे 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो यह आ जाएगा दोस्तों 1390.40। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना साधारण ब्याज। अब दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? तो 8,690 इंटू 8% दर है तो यहाँ पे 108 बटे 100 2 वर्ष का है तो 108 बटे 100। ठीक है, माइनस 8,690। बस इसको आप काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1446। कितना आ जाएगा? 1446 आ जाएगा, 1446.101। अब अपने को अंतर ज्ञात करना है तो 1446.01 में से 1390.40 गए तो कितने बचे? तो दोस्तों ये बचे 55.61। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 109 नंबर का प्रश्न है, किसी धन का साधारण ब्याज की विशेष दर पर, किसी धन का साधारण ब्याज की विशेष दर पर 2 वर्ष का मिश्र धन 2200, 3 वर्ष का मिश्र धन 2300 हो जाता है तो वह धन कितना होगा? भाई सीधा सा है, 1 वर्ष का मिश्र धन पर अगर अपने को ज्ञात करना है साधारण ब्याज में तो दोस्तों 2200 में से 2300 घटा दीजिए, कितना जाएगा? 1 वर्ष का जाएगा 100 रुपए। ठीक है, तो दोस्तों 2200 में से 200 रुपए कम कर दीजिए, अपना क्या जाएगा? मूलधन आ जाएगा और वो आ जाएगा 2,000 रुपए। 2200 में से 200 गए तो कितने बचे? 2,000। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? नॉर्मल क्वेश्चन है, 1,76,000 इंटू 100 बटे, भाई पहले की निकालनी है ना, इंटू 100 बटे 105। बस इसको काट लीजिए। ये 5 से दोस्तों कितनी बार कट गया? 20 बार कट गया। ये 21 बार कट गया, ये 20 बार कट गया, ये 21 बार कट गया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आपको इसको काटना है, काट लीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा 1,60,000, 1,60,000। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है, 130 का x प्रतिशत बराबर 11.7 है हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान है वो क्या होगा बताइए? 130 का दोस्तों कितना प्रतिशत 11.7 है? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 11.7 बटे 130 इंटू 100। बस तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9%। तो यहाँ पर इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा? 9%। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए 112 नंबर का प्रश्न है, किसी वर्त के व्यास में 40% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो दोस्तों इसका एक सूत्र है दोस्तों, इसका एक सूत्र है 2 वृद्धि प्लस वृद्धि स्क्वायर बटे 10। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यास में वृद्धि 40%, तो त्रिज्या में भी क्या होगी 40% की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर 2 × 40 प्लस 40 का स्क्वायर बटे 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कितना 80, और 40 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 40 का स्क्वायर बटे 100। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर होता है दोस्तों 1600। ठीक है, 1600 में 100 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 16 आ जाएगा। तो 80 + 16 कितने होते हैं 96, तो यहाँ पे 96 की वृद्धि होगी। 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मोहन ने 12,000 रुपए में 20 स्टूल खरीदे, उन्हें बेचकर 4 स्टूलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया। प्रत्येक स्टूल का विक्रय मूल्य कितना है, तो प्रत्येक स्टूल का विक्रय मूल्य है वो क्या है, तो यानी कि दोस्तों 12,000 रुपए में उसने 16 स्टूल बेचे हैं, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों 12,000 बटे 16 कितना हो जाएगा दोस्तों, एक स्टूल का विक्रय मूल्य आ जाएगा 750 रुपए। ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों 750। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु को 110 रुपए में खरीदकर 114.40 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। भाई अंतर कितने का हो गया 4.40 का हो गया, तो 4.40 बटे 110 इंटू 100 कर लीजिए, कितना आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4% का। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 4% का इसमें क्या हुआ लाभ हुआ। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 115 नंबर का प्रश्न है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से होंगे दोस्तों, 3 + 6 + 9 + 12 + 15। ठीक है, कितनी हो गई संख्या 5 हो गई, तो 5 का भाग दे दीजिए। 3 और 6 9, 9 दूनी 18, 18 और 12 कितने होते हैं 30, 30 और 15 कितने होते हैं 45। तो 45 में दोस्तों 5 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 9, तो ये क्या हो जाएगा 9 औसत है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 116 नंबर का प्रश्न है, 3 संख्याओं का औसत है 28 है, तो दोस्तों 3 × 28 कर लीजिए सबसे पहले, कितना हो जाएगा दोस्तों 84 हो जाएगा। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है, तीसरी संख्या क्या होगी। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन के अनुसार, आप देखिए 18 आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, 18 36 और 48। ठीक है, अब ये 18 दूनी 36 और इसका ये तिगुना भी है, ये इसका दोगुना है तो ये इसका तिगुना है। तो यहाँ पर तीसरी संख्या के बारे में पूछा गया। अब ऑप्शन में ऑप्शन के अनुसार बताया मैंने तो आपको यहाँ पे। ठीक है, देखिए पहली संख्या आप x लगा के भी कर सकते हो, जैसे कि माना कि दूसरी संख्या है वो x है, तो पहली संख्या 0.5 x हो जाएगी और तीसरी संख्या हो जाएगी दोस्तों 2x। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 48 आ जाएगी तीसरी संख्या, दूसरी संख्या 36 और पहली संख्या 18, और x मान के करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी संख्या से आती है, पहली संख्या दूसरी संख्या से आती है, यानी कि दूसरी संख्या अगर x है, दूसरी संख्या अगर x है तो पहली संख्या क्या होगी, तो दोस्तों ये 0.5 x हो जाएगी। ठीक है, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है, तो दोस्तों ये हो जाएगी 2x। तो कितना हो गया दोस्तों, ये 3.5x हो गया, कितना हो गया 3.5x। तो दोस्तों ये 28 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो कितने आए थे दोस्तों 84 आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर 84 में 3.5 का भाग दे लीजिए दोस्तों, 84 के अंदर अपन 3.5 का भाग देंगे तो दोस्तों अपना x निकल कर आ जाएगा कितना 24। तो अब तीसरी संख्या
कितनी है, 2x है। तो दोस्तों 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 48 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो या विभाज्य हो। तो दोस्तों इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए इसका एलसीएम निकलेगा दोस्तों 3, 5, 7 और 4। ठीक है, यानी कि 3 पंजे 15, 15 इंटू 7 इंटू 4। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अपने को बताना है कि पूर्णतः विभाज्य है। तो पूर्णतः विभाज्य है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो 15, 21 और 28 से पूर्णतः विभाज्य है, तो वो है इसमें 1,03,80, 1,03,80। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 118 नंबर प्रश्न है। एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और लौटते वक्त वही दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। इस पूरी चाल में उसकी औसत चाल किलोमीटर कितनी होगी दोस्तों, सीधा सा हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 30 बटे 50 प्लस 30 कितने हो जाएंगे, 80। बस, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 100 इंटू 30 कितने हो जाएंगे, 3000। 3000 में 80 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये औसत चाल आ जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन सही। 119 नंबर का प्रश्न है। 8 मजदूर एक काम को 16 दिन में पूरा कर लेते हैं। आठों ने मिलकर 2 दिन काम किया, उसके बाद 8 मजदूर और आ गए, तो शेष कार्य सभी मिलकर पूरा करेंगे। तो दोस्तों सभी मिलकर पूरा करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 8 मजदूर एक दिन में काम करेंगे दोस्तों 1/16। ठीक है, 2 दिन में कुल काम हुआ, तो दोस्तों 1/16 इंटू 2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/8 काम हुआ। ठीक है, अब बचा हुआ काम कितना है, तो दोस्तों 1 माइनस 1/8, तो बचा हुआ काम हो जाएगा दोस्तों इसमें 7/8। ठीक है, अब 16 मजदूर एक दिन में काम करेंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा 1/8 काम करेंगे। तो बचे हुए काम में लगा समय, तो दोस्तों ये समय लगेगा 7/8 बटे दोस्तों 1/8। तो यानी कि इसमें 8 से दोस्तों 8 कट गया, तो यहाँ पे 7 दिन लगेंगे। तो यहाँ पर 4 नंबर का इसमें देखिए दोस्तों, निम्न ग्राफ का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें देखिए कॉलेज ए तथा सी में कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलेज ए तथा कॉलेज सी में विद्यार्थियों का अनुपात। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लड़के और लड़कियां मिला के है, तो 2500 और 5500। ठीक है, 2500 और 5500 ये तो ए में है। तो 2500 और 5500 कितने होते हैं दोस्तों, 8000। ठीक है, और सी में कितने हैं, तो दोस्तों सी में देखिए यहाँ पर 3500 और 4500। 3500 और 4500 कितने होते हैं, तो दोस्तों ये भी 8000 होते हैं। तो ये 8000, तो दोस्तों इसका अनुपात क्या होगा, 30 से 30, यानी कि 8000 से 8000 कट गए, तो यहाँ पे 1:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो मॉडल पेपर नंबर है वो 63 कंप्लीट करवा दिया है। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।